जॉब्स छीनने तक तो ठीक था, बट क्या एआई पूरे इंडिया की एक्सपोर्ट स्टोरी को भी डिसरप्ट कर सकता है? एक वायरल ग्लोबल रिपोर्ट तो यही क्लेम कर रही है, बट क्या ये रियलिस्टिक थ्रेट है या एग्जैजरेटेड फियर? इसी बीच डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पिछले 1.5 सालों से इंडियन मार्केट्स की बैकबोन बने हुए थे, उनकी बाइंग पेस फरवरी में शार्पली स्लो हो गई है। क्या ये सिर्फ टेम्पररी पॉज है या फिर सेंटिमेंट में बड़ा चेंज आ रहा है? और तीसरी स्टोरी सीधा आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी रूल बुक रीसेट हो रही है। सेबी ने सोल्यूशन फंड्स को स्क्रैप कर दिया है, लाइफ साइकिल फंड्स को इंट्रोड्यूस किया है और थीमेटिक फंड्स पर लिमिट्स लगा दी हैं। व्हाट आर द डिटेल्स यू शुड नो एज इन्वेस्टर? और ट्रेंडिंग सेक्शन में वी विल फाइंड आउट कि क्या ट्रम्प के टैरिफ कैंसिल होने के बाद इंडिया को ट्रेड डील में एक एज मिल गया है। वी विल लिसन टू कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कि वो इस पर क्या सोचते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। लेट्स ब्रेक डाउन ईच स्टोरी वन बाय वन। What if by 2028 इंडिया की $200 बिलियन की आईटी सर्विसेज इंजन शार्पली स्लो पड़ जाए? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज में लेफ्ट राइट सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगे, रुपी जस्ट 4 महीनों में 18% गिर जाए और हालात ऐसे हो जाए कि इंडिया को मदद के लिए आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रुख करना पड़े। सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है ना? Well, the 2028 Global Intelligence Crisis by Citrini Research नाम की एक वायरल रिपोर्ट में एग्जैक्टली यही सिनेरियो ले आउट किया गया है। बट क्या ये सच में होने वाला है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इसका आप जैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? लेट्स ब्रेक इट डाउन लॉजिकली। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो सिट्रिनी रिपोर्ट है वो आखिर है क्या। सो एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये रिपोर्ट एक छोटे रिसर्च ग्रुप ने तैयार की है जो 2023 में ही बनाए। इसके फाउंडर है जेम्स वैन गीलन, हु स्टार्टेड राइटिंग स्टॉक रिसर्च पेपर्स आफ्टर सेलिंग हिज हेल्थ केयर कंपनी। रिपोर्ट के को ऑथर है अलप शाह, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट लोटस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। एक और बात, ये रिपोर्ट क्लियरली एक राइडर देती है कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है, बट एक केस स्टडी है उन सब सिनेरियोज की जो कि अनफोल्ड हो सकते हैं अगर एआई का रोल आउट यूं ही चलता रहा। अब जानते हैं कि सिट्रिनी रिपोर्ट में आखिर ऐसा लिखा क्या हुआ है जिसकी वजह से एक सीरियस डिबेट स्टार्ट हो गई है ग्लोबली और इंडियन आईटी सेक्टर पर। लेट्स फाइंड आउट इन डिटेल। रिपोर्ट के सेंटर में एक ब्लंट आर्ग्यूमेंट है। फॉर डेकेड्स इंडियन आईटी की सक्सेस कॉस्ट आर्बिट्राज पर टिकी रही। इंडियन डेवलपर्स अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से कहीं ज्यादा सस्ते थे और इसलिए ग्लोबल फर्म्स उन्हें काफी ज्यादा काम देती रही। बट अब सब कुछ चेंज हो रहा है। एआई कोडिंग एजेंट्स अब सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पर, मतलब केवल बिजली का खर्चा, नथिंग एल्स। इसीलिए इंडियन आईटी का ट्रेडिशनल लेबर कॉस्ट एडवांटेज अब कमजोर दिखाई देने लगा है। Now, according to the report, by 2027, इंडियन आईटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस तेजी से हो सकते हैं, प्राइसिंग पावर कमजोर हो सकती है और 2028 तक इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में एक शार्प स्लो डाउन दिखाई दे सकता है। इट इज करंटली ओवर $200 बिलियन एनुअली। ये रिपोर्ट एक डेंजरस इकोनॉमिक फीडबैक लूप की भी बात करती है। एआई जैसे जैसे बेहतर और चीपर बनता जाएगा, कंपनीज अपने वर्कर्स को कम करती जाएंगी और उससे हो रही सेविंग्स को एआई कैपेबिलिटी को बेहतर करने में लगाएंगी। बट ये अपने साथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज डिस्प्लेस्ड वर्कर्स could also reduce consumption। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेंगी, पैसा नहीं रहेगा, तो वो एज अ कंज्यूमर्स कम चीजें खरीदेंगे। मतलब कि कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज, वीकर डिमांड। और इसके रिस्पॉन्स में ऐसा हो सकता है कि कंपनीज ऑटोमेशन के जरिए ही कॉस्ट कटिंग ज्यादा करने लग जाए। इससे एक बार फिर से एआई कैपेबिलिटी और ये जो साइकिल मैंने बताया ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। रिपोर्ट के ऑथर्स ये कहते हैं कि इस लूप का कोई नेचुरल ब्रेक नहीं है। ऐसे सिनेरियो में जो कंपनीज एआई इकोसिस्टम के कोर में है, जैसे कि एनवीडिया या फिर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो थ्राइव करती रहेंगी और ब्रॉडर इकोनॉमी में गिरावट आती जाएगी। इस रिपोर्ट में इंडियन आईटी सेक्टर की वल्नरेबिलिटी को सिंगल आउट किया गया है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का एक क्रिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक रोल भी होता है इंडिया में। द सर्विसेज सरप्लस सपोर्ट्स द करंट अकाउंट, स्टेबलाइजेस द रुपी एंड इट फ्यूल्स द अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड कंजम्पशन एज वेल। अगर ये सरप्लस शार्पली कमजोर होता है, उसमें फॉल आता है, तो डॉलर इन्फ्लोस कम हो सकते हैं और रुपी वॉलेटाइल। इस रिपोर्ट के वर्स्ट केस प्रोजेक्शन में भी रुपी रैपिडली डेप्रिशिएट कर सकता है, विच एम्प्लीफाइज फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन द कंट्री। फॉर मार्केट्स,
ऐसी डेवलपमेंट का मतलब आईटी स्टॉक वैल्यूएशंस में वीकनेस, अर्निंग्स का डाउनग्रेड होना और पोटेंशियली ब्रॉडर इंडेक्स में कमजोरी भी हो सकता है। और यहीं पर इट बिकम्स मोर दैन अ सेक्टर स्टोरी, इट बिकम्स अ मैक्रो स्टोरी। बट इसी पॉइंट पर यह डिबेट और भी नुआंस्ड हो जाता है। नाउ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैज पुश्ड बैक अगेंस्ट द अलार्मिस्ट टोन ऑफ दिस फोरकास्ट। उनका आर्गुमेंट ये है कि रिपोर्ट बिजनेसेस और इकोनॉमीज के अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, ताकत होती है, उसको अंडर एस्टिमेट करती है। So one is, it sort of assumes a straight line. These big dinosaurs can't change. They will not use some of the AI tools that are there. We already see some of them sort of signing up with Anthropic, with OpenAI to use those tools. So that's one. The second is what is traditionally called the lump of labor fallacy, that there is only so much work. And that if you have new tools, that work will be, most of it will be automated and there'll be a lot of unemployment. What we've seen again and again is if work becomes more productive, cheaper, there's more of it. More firms will use software in new different ways, and so you would expect that to change also. राजन ने इस रिपोर्ट में साइट किए गए स्पीड ऑफ डिसरप्शन को भी क्वेश्चन किया है। उनके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांजिशंस इतनी जल्दी नहीं होते हैं जितना कि इस रिपोर्ट में अज्यूम किया जा रहा है। जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी के एनालिस्ट्स का भी ये कहना है कि एआई परफेक्ट कोड मान लीजिए लिख भी ले तो भी कोई तो चाहिए जो उसे 30 साल पुराने लेगेसी सिस्टम्स में इंटीग्रेट करे। एक और एस्पेक्ट भी है यहाँ पर जो मैंने नोटिस किया है। मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट सिर्फ सिनेरियोज बेस्ड है, कंप्लीटली स्पेक्युलेटिव है और एक स्मॉल रिसर्च ग्रुप ने बनाई है। बट फिर भी इसका असर इतना था कि लास्ट मंडे यूएस इंडेक्स S&P 1% से ज्यादा गिर गया। द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स फेल टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस ट्रम्प्स लिबरेशन डे टैरिफ्स अनाउंसमेंट इन अप्रैल। इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली जिन कंपनीज की बात की गई है, फॉर एग्जांपल उबर, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड और डोरडैश, ये सब अप टू 4 to 6% नीचे गिर गए। एक स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट पर इतना रिएक्शन, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ग्लोबली मार्केट्स आर ऑन टेंटर हुक्स व्हेन इट कम्स टू एआई? एक भी डेवलपमेंट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मार्केट्स को हिला सकता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इसके बाद भी रिस्क तो हैं ही। एंट्री लेवल कोडिंग रूल्स और रेपिटेटिव मेंटेनेंस काम पे एआई का तो खतरा बना हुआ है। प्राइसिंग प्रेशर भी बढ़ सकता है जब क्लाइंट्स एआई ना यूज करने के बदले कॉस्ट सेविंग्स की डिमांड करने लगे। वी आर ऑलरेडी सीइंग मोर कॉन्वर्सेशन अराउंड एआई लेड एफिशिएंसी इन डील नेगोशिएशंस। एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, बट सेम टाइम पे ये भी ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि एआई सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है। हाल ही में आपने देखा कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ कोलैबोरेट किया तो टीसीएस ने ओपनएआई के साथ। एज ऑफ अर्ली 2026 टीसीएस ऑलरेडी मोर देन 5000 एआई एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व है। इन्फोसिस के पास 4600 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स हैं एंड ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, इनका मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है। एज ऑफ दिसंबर टीसीएस $1.8 बिलियन का एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। ऑन द अदर हैंड, इन्फोसिस एंड HCL Tech रिपोर्टेड एआई रिलेटेड रेवेन्यू एंड एडवांस्ड एआई रेवेन्यू ऑफ $280 million एंड $146 million रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग अक्टूबर-दिसंबर 2025। नाउ NASSCOM की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से FY26 में इंडियन आईटी की 6% ग्रोथ एआई लेड सर्विसेज से ही आने वाली है। ये कंपनीज एआई से डर नहीं रही हैं, वो अपने आप को क्विकली अडेप्ट कर रही हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है इनका जो पेस है वो आपको ग्लोबल पेयर्स के मुकाबले कम लगे, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज के पास स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग का एडवांटेज है, इसलिए वो हाई वैल्यू डील्स को जल्दी कैप्चर कर लेती हैं। इंडियन आईटी अभी भी एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन फेज में मूव कर रही है, इसलिए स्पीड रिलेटिवली स्लो है। फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, फोकस डेटा पे होना चाहिए rather than headlines. Watch deal wins versus cancellations, revenue guidance commentary, AI-linked order pipelines, margin trends और currency movements. अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में लगातार वीकनेस दिखती है तो यस, रिस्क बढ़ने के चांसेस हैं। तब तक सिट्रीनी जैसे जो एक्सट्रीम प्रोजेक्शंस हैं वो सिर्फ सिनेरियोज ही बने रहेंगे, सर्टेनिटीज नहीं बनेंगे। क्या ये डूम्सडे एआई रिपोर्ट सच साबित हो सकती है? आप क्या सोचते हो? सेकंड स्टोरी में अक्टूबर 2024 से इंडियन मार्केट्स का हर हाल में साथ निभाया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। जहां एफआईआईज बेरहमी से इंडियन मार्केट्स को छोड़ रहे थे, डीआईआईज ने एक साइड पे मोर्चा संभाले रखा, पर यही डीआईआईज अब एक यू टर्न ले रहे हैं।
फरवरी में इंडियन इक्विटीज में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज शार्पली स्लो हो गए और ये अप्रैल 2025 के बाद का सबसे लो लेवल है। बट सडनली आखिर ऐसा हुआ क्या? ऑल्सो ये जो पैसा है वो अब मार्केट्स के बजाय जा कहाँ रहा है? ये सारी डिटेल्स ये रही। प्रोविजनल डेटा के मुताबिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DII जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरर्स, पेंशन फंड्स और कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ने इस महीने 26 तक लगभग 26,130 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। ये पिछले 6 महीनों के एवरेज मंथली बाइंग के आधे से भी कम है। याद रहे पिछले 3 महीनों में DII इनफ्लोज काफी स्ट्रांग थे, 69,000 करोड़ से 79,000 करोड़ रुपीस के बीच में। उसके कंपैरिजन में ये क्लियर कूलिंग दिखाता है। अब इस स्लो डाउन का जो बैकड्रॉप है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 15 महीनों में मार्केट रिटर्न्स काफी म्यूटेड रहे, ठंडे रहे और वॉलेटिलिटी स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा बढ़ गई है। सितंबर 2024 के पीक से जब वॉलेटिलिटी इंटेंसिफाई हुई, निफ्टी लगभग 4% डाउन है और सेंसेक्स करीब 5.5% नीचे है। निफ्टी मिड कैप 150 तकरीबन 2.9% डाउन है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 लगभग 15% गिर चुका है। पहले डोमेस्टिक पैसा अग्रेसिवली मिड कैप, स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड्स में जा रहा था। अब इन सेगमेंट्स की अंडर परफॉर्मेंस फ्रेश इनफ्लोस के जो पेस है उसको नेचुरली स्लो कर रही है। बट सवाल तो ये है कि अगर मार्केट्स में नहीं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? सी, इस पीरियड में इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी हद तक शिफ्ट हुआ है प्रेशियस मेटल्स की तरफ। जनवरी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने गोल्ड और सिल्वर स्कीम्स में अपनी एलोकेशन रिपोर्टेडली डबल कर दी, क्योंकि दोनों मेटल्स में स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई दे रही थी। रिसेंट ईयर्स में पहली बार मंथली फ्लोज गोल्ड और सिल्वर फंड्स में इक्विटी स्कीम्स से ज्यादा रहे। बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। डोमेस्टिक बाइंग स्लो होने के बावजूद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में स्टेबलाइजेशन के इनिशियल साइंस एटलीस्ट दिखाई दे रहे हैं। फरवरी में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्जिनल नेट बायर्स बने हैं। लगभग 895 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है। ये अक्टूबर 2024 के बाद की सस्टेन्ड सेलिंग के कॉन्ट्रास्ट में है, जहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडियन इक्विटीज बेच दी थी। आपको याद होगा उसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 10.6 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा की बाइंग करके सप्लाई को अब्सॉर्ब किया था। इफेक्टिवली वो मार्केट की बैकबोन बन गए थे। नाउ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर क्लैरिटी और साथ ही ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट एलोकेशंस में पिकअप की वजह से ही फॉरेन फ्लोज धीरे धीरे ही सही बट इंप्रूव हो रहे हैं। साउथ कोरिया और ब्राजील जैसे कुछ इमर्जिंग मार्केट्स अभी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर नियर टर्म ग्रोथ मोमेंटम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस ने वैल्यूएशंस को कंपैरेटिवली रीजनेबल बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फरवरी का डोमेस्टिक इनफ्लो स्लो डाउन सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज है या फिर एक शिफ्ट की शुरुआत? व्हाट डू यू थिंक? थर्ड स्टोरी, अपने लेटेस्ट सर्कुलर के थ्रू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े कई बड़े चेंजेस कर दिए हैं। मतलब फंड्स कैसे स्ट्रक्चर होंगे, कैसे लेबल होंगे और कैसे मैनेज होंगे, सब पर नया फ्रेमवर्क आया है। देखते हैं ये बड़े चेंजेस हैं क्या। सबसे बड़ा चेंज है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स का बंद होना, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स या फिर चिल्ड्रंस प्लान्स। सेबी ने ये पूरी की पूरी कैटेगरी ही स्क्रैप कर दी है और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को तुरंत फ्रेश सब्सक्रिप्शंस रोकने और इवेंचुअली सिमिलर स्कीम्स के साथ मर्ज होने का डायरेक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफी सारे ऐसे फंड्स के पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड इक्विटी या फिर हाइब्रिड स्कीम से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थे। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या ये जेन्युइनली कोई डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं या सिर्फ ये ब्रांडिंग का ही खेल है। अब इनकी जगह पर इंट्रोड्यूस हुई है एक नई कैटेगरी, लाइफ साइकिल फंड्स। ये फंड्स ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होंगे, मतलब एसेट एलोकेशन टाइम के साथ ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। ये स्कीम्स इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर ETFs और इनविट्स तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे टारगेट मैच्योरिटी के पास आएगी, इक्विटी एक्सपोजर ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। टेन्योर 5 साल से लेकर 30 साल तक का हो सकता है। कोर आइडिया बेसिकली ये है कि डिसिप्लिन प्रोडक्ट के अंदर ही एम्बेड हो, एलोकेशन इन्वेस्टर के इमोशनल डिसीजन पर डिपेंड ना करे, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट्स में। लाइफ स्टेज के हिसाब से रिस्क एडजस्ट होता रहेगा, जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट रेसिडुअल एलोकेशंस को लेकर है। पहले स्कीम्स अपने पोर्टफोलियोज का जो नॉन कोर पार्ट था उसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाती थी। अब फंड्स को अलाउ किया गया है कि वो ये पोर्शन गोल्ड, सिल्वर और इनविट्स जैसे एसेट्स में भी एलोकेट कर सकें, प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी लिमिट्स के अंडर। ऑल्सो सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को यह भी अलाउ किया है कि वो वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स साइमल्टेनियसली अब रन कर सकते हैं, जो पहले प्रैक्टिकली कॉन्स्ट्रेंट था। बट यहां पर एक क्लियर सेफगार्ड भी बनाया गया है।
दोनों स्ट्रैटेजीज के पोर्टफोलियोज में ओवरलैप 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक फंड हाउस दोनों स्ट्रैटेजीज को ऑफर करता है तो होल्डिंग सब्सटैंशियली डिफरेंट होने चाहिए। मैसेज यहां पर सिंपल है, अलग स्ट्रैटेजी लेवल का मतलब जेन्युइनली डिफरेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए, सिर्फ माइनर वेरिएशन से काम नहीं चलेगा। थीमैटिक और सेक्टोरल फंड्स जो रिसेंट सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, उन पर भी स्क्रूटनी अब और ज्यादा टाइट कर दी गई है। अब थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स जो किसी एक थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे कि कह लीजिए ईवी, बैंकिंग, इंफ्रा, दूसरे थीमैटिक या सेक्टोरल फंड्स के साथ 50% से ज्यादा सेम स्टॉक्स नहीं रख सकते। मतलब अगर दो अलग अलग फंड्स के पोर्टफोलियो का आधा से ज्यादा हिस्सा सेम कंपनी में इन्वेस्टेड है, कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो ये अलाउड नहीं होगा। अगर ओवरलैप 50% से ज्यादा हुआ तो फंड हाउस को पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, वरना उन्हें दोनों फंड्स को मिलाकर एक ही फंड भी बनाना पड़ सकता है। ये जो मूव है एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न को एड्रेस करता है। मल्टीपल थीम्स ऑफन सेम पॉपुलर स्टॉक्स का क्लस्टर होल्ड कर रहे थे, जिससे एक हिडन रिस्क क्रिएट हो रहा था और इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि भाई वो तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो ये चेंजेस आर अ ग्रेट न्यूज, ग्रेट मूव फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंड टाइम फॉर recalibration ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड AMCs। लास्टली हमारा ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन। क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के टैरिफ कैंसिल करने के बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील में चेंजेस आ सकते हैं? नाउ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस मामले पर पहली बार एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे इवॉल्विंग सिचुएशन में ट्रेड डील को रीबैलेंस करना पड़ सकता है। And by the way, you must have read my joint statement that we had finalized with the US. It has categorically said that should the circumstances change, the deal would be rebalanced. So you're talking about to clause ensure 8? that the balance of the deal is maintained on both sides. Important statement there. क्या आप जानना चाहते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में आगे क्या कुछ हो सकता है? कमेंट डील एंड वी विल कवर इट हियर। इस वीडियो में आज इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी स्टोरी आज की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, एंड आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड टुमारो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.